मित्रों, कल 11 अक्टूबर है। जयप्रकाश जी का जन्मदिन है, जयंती है। और कल से यह जन चेतना यात्रा आरंभ होने जा रही है। मैं कल प्रातःकाल यहाँ से जाऊंगा जयप्रकाश जी के जन्म स्थान पर, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, शताब्दी आरा। और वहाँ से यात्रा शुरू करके और 20 नवंबर को वापस दिल्ली पहुंचूंगा। अनुमान है कि 20 नवंबर का अर्थ होगा शीतकालीन सत्र से पहले। अनुमान है कि 21 तारीख को शायद शुरू हो, 20 से पहले शुरू नहीं होगा, यही एक अनुमान है। अगर शुरू होगा तो भी 20 को ही मेरा वापसी का कार्यक्रम बना हुआ है यहाँ पर। और मैं मानता हूँ कि मेरी पिछली यात्रा में बल इस बात पर था कि 50 साल बीत जाने के बाद भी आज़ादी के भारत में अगर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है जैसी अपेक्षा थी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के मन में, तो उसका कारण है कि हमने जैसा शासन संभाला वह कोई अच्छा शासन नहीं था। उसमें काफ़ी कमियां थी, खास करके विकास की दृष्टि से। और इसीलिए बल इसी बात पर था कि देश को सुशासन दिया जाए। और अपनी पार्टी की ओर से मैंने कहा था कि हमको जहाँ पर भी अवसर मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि अच्छा शासन दें और विकास पर ध्यान दें। यह यात्रा मेरी 1997 में थी। तब ये कल्पना नहीं थी कि अगले साल ही चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, लेकिन हुआ। और उसमें देश की जनता ने हमें अवसर दिया, जो अवसर 6 साल तक चला। माने 1 साल बाद दोबारा फिर से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन दोनों बार जीत करके। और 2004 तक वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार चली। और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि अच्छा शासन, विकास केंद्रित शासन, इस प्रकार का शासन दिया। आज हम विपक्षी दल हैं केंद्र में, और विपक्षी दल के नाते अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो नेतृत्व देश को मिला है उसके कारण जनता के मन में पिछले साल भर में आक्रोश बढ़ता गया है। महंगाई के कारण,
भ्रष्टाचार के कारण, विदेशों में रखे हुए काले धन को वापस लाने के बारे में प्रयत्नों में कमी होने के कारण या न होने के कारण, ये सब फैक्टर्स मिला करके जनता में आक्रोश बढ़ता गया है। और उस आक्रोश का कारण अगर कोई कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपीए सरकार का नेतृत्व उसका प्रमुख कारण है। और उनके नेतृत्व की कमी के कारण मैं मानता हूं कि सारी की सारी राजनीतिक व्यवस्था, उसके बारे में भी अनास्था पैदा होती है। नहीं तो हमारा लोकतंत्र वह दुनिया की नज़रों में भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ तक कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था और हमने लोकतंत्र अपनाया, संविधान सभा में स्वीकार हुआ कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, खास करके पश्चिम में, जो आलोचना किया करते थे कि क्या लोकतंत्र होगा हिंदुस्तान में, कि जहाँ पर इतनी निरक्षरता है और इतने लोग हैं कि जिनका कोई संचार साधनों से कोई संबंध नहीं, और जिस प्रकार की भाषा बोली जाती थी उन दिनों में पश्चिम के लोगों द्वारा, खास करके यूके के हिंदुस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत है तो इसलिए है कि पंडित नेहरू जैसे लोग हैं कि जो बड़ी निष्ठा रखते हैं लोकतंत्र में, और पश्चिम की हु आफ्टर नेहरू की चर्चा इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी व्हाट आफ्टर नेहरू, कि उसके बाद कुछ लोकतंत्र बचेगा क्या। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि जितनी क्षति लोकतंत्र की यूपीए के काल में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। हम बहुत सारी बातें लोकतंत्र में सुधार लाने के लिए, चुनाव सुधार आदि, ये वो सब करते रहते थे, लेकिन किसी एक पार्टी के कारण या किसी एक सरकार के कारण इतना नुकसान हुआ है ऐसा नहीं लगता था। मुझे स्वयं स्मरण है कि हमारी तरफ से वाजपेयी जी शायद उनमें से प्रमुख थे जिन्होंने सबसे पहले चुनाव सुधार का सवाल उठाया था, वे बैक इन 1970, कि भाई हिंदुस्तान में चुनाव सुधार होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए। और एक कमेटी भी बनी थी, मैं उस समय राज्यसभा में था, मुझे भी उसमें रहने का अवसर मिला। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि यूपीए जब संकट में आई 2006 में और 2008 में, और वो संकट जो था वो इस कारण था कि यूपीए ने तय किया कि हम अमेरिका से समझौता करेंगे और न्यूक्लियर डील करेंगे, और उनके एक सहयोगी पार्टनर जो कि प्रमुख पार्टनर थे और उनके साथ काफ़ी देर तक थे, लेफ्ट फ्रंट वाले, उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, और हम विरोध करते हैं। और उनके विरोध करने के बाद अल्टीमेटली वो अलग हो गए तो वो उनकी मेजॉरिटी चली गई, माइनॉरिटी में आ गए, और उसी समय स्वाभाविक रूप से उनको विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा गया। और वो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार के मार्ग अपनाए, जो कुछ किया, जो कि दुनिया को ज्ञात है, और ख़ास करके हमारे 3 सांसदों ने जिस प्रकार से उनको एक्सपोज किया, उसमें हमको भी जानकारी थी कि ये इनको इस प्रकार के ब्राइब्स दिए जा रहे हैं, और वो ब्राइब्स जो हैं वो जाकर के वो
दिखाएंगे लोगों को कि हमको ब्राइब्स दिए हैं, और उन्होंने किया। और सही लिखा था हिंदू ने बहुत विस्तार से कि इसके बाद यह सरकार किसी भी प्रकार की नैतिकता का दावा नहीं कर सकती। 19 लोगों को क्रॉस वोटिंग करवाया और वो ब्राइब्स दे करके करवाया। और मैं मानता हूं कि वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की साख में। नॉर्मली रिश्वत देने वाला, ब्राइब देने वाला चुपके से करता है, लेकिन इन्होंने चुपके से करने की बजाय तो बिल्कुल दे फ्लॉन्टेड हाउ दे वर गोइंग टू विन votes for their party and for their government, and ensure that this government, which had committed itself to the nuclear treaty, was not going to lose. मैं मानता हूं को एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट रहा। आज के मेरे वक्तव्य में मैंने इस बात पर बल दिया है कि यह जो एथिकल डिक्लाइन रहा है इन UPA's conduct of the government's affairs and of politics has been the principal reason for the anger of the people and the skepticism about parliamentary democracy itself. And when I have undertaken this yatra, तो मेरे मन में ये था कि पिछली बार तो मैंने अच्छा शासन, विकास, इस पर बल दिया। इस बार बल दूंगा कि अच्छी राजनीति, ईमानदार राजनीति और लोकतंत्रीय राजनीति, इसको जितनी मात्रा में हम आगे बढ़ा सकेंगे और जनता उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मैं साधुवाद देता हूं सिविल सोसाइटी के संगठनों को, जिन्होंने पिछले दिनों में भ्रष्टाचार के इशू को लेकर के, लोकपाल के इशू को लेकर के, काले धन के इशू को लेकर के और जनता में चेतना पैदा की है इसके खिलाफ। मेरा कार्य ये होगा कि इस चेतना को और बढ़ाना, जितना बढ़ा सके, क्योंकि मैं मानता हूं कि सिविल सोसाइटीज, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों की बहुत ज़्यादा जवाबदारी है। The health of democracies depends very much on political parties and their own health and cleanliness. और इस कारण बल है इस बार कि हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी दल जो भी है वो जितनी मात्रा में देश भर में गुड गवर्नेंस एंड क्लीन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर के जनता में जागृति पैदा करें, उतना अच्छा होगा। 2009 के चुनाव के समय मैंने कहा था कि इधर उधर से जो आंकड़े मिलते हैं कि भारत में जो काला धन रहा है, वो काला धन चाहे टैक्स इवेजन के कारण आया हो किसी के पास, या काला धन अपराध के द्वारा आया हो, ड्रग मनी के द्वारा आया हो, टेररिस्ट फंड्स में से आया हो, कैसे भी आया हो, वो बहुत सारे लोग अपने यहाँ नहीं रखते, विदेशों में जाकर के जमा करते हैं। और विदेशों में स्विट्ज़रलैंड का नाम बहुत ज़्यादा होता है, और स्विट्ज़रलैंड के अलावा और भी कई जगह पर टैक्स हेवन्स बने हुए हैं, उनमें जमा करवाते हैं।
तो 2009 में मैंने इस बात को उठाया था। मैंने कहा कि अगर सचमुच जितना पैसा भारत का विदेशों में टैक्स हेवन्स में जमा है और जो आंकड़े इधर उधर छपते हैं उनमें सच्चा कौन सा गलत कौन सा, लेकिन इतना साफ है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, और वो सारा अमाउंट अगर किसी प्रकार से हम वापस ला सके तो भारत में विकास के लिए कोई संसाधनों की कमी नहीं होगी। और इसीलिए इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं 6 साल आप भी सरकार में थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं इस दिशा में काम किया। तो मैं उनको बताता हूँ कि उस समय स्थिति ये थी कि स्विट्ज़रलैंड का हमेशा जवाब ये होता था कि ये बैंकिंग सीक्रेसी के हमारे अपने लॉज हैं, उस पर दूसरा कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। और ये सही बात भी थी, किसी को नहीं करने देते थे। लेकिन पिछले साल जब अमेरिका में भयंकर आर्थिक संकट पैदा हुआ और कुछ मात्रा में यूरोप के भी कई देश उस प्रकार के संकट से प्रभावित हुए, तो उन्होंने दबाव डाला न केवल स्विस बैंक्स पर लेकिन बाकी टैक्स हेवन्स पर भी कि हमारे नागरिकों का जो रुपया आपके पास है वो हमको वापस दीजिए। और अमेरिका के, जर्मनी के, इधर उधर के जो दबाव को रेजिस्ट नहीं कर सके, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी उन्होंने उपयोग किया एक प्रस्ताव पारित करवाने के लिए। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए उसके कारण धीरे धीरे करके बाकी इन सारे देशों में भी, जिसको विसल ब्लोअर्स कहते हैं, वो तैयार होने लगे। दबाव के कारण भी उन्होंने दिया, कुछ वॉलंटरली दिया, कुछ देशों ने खरीद करके लिया उनसे, और कुछ विसल ब्लोअर्स के द्वारा हुआ। ठीक है कि जिन देशों में विसल ब्लोअर्स के लिए प्रोटेक्शन कानून नहीं है तो वहाँ पर लोग जेल में भी गए। अमेरिका में विसल ब्लोअर्स का, कनाडा में विसल ब्लोअर्स के लिए, न्यूजीलैंड में विसल ब्लोअर्स के लिए, और कई देशों में उनके प्रोटेक्शन के कानून हैं। हमारे यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक इंट्रोड्यूस भी हुआ लॉ विसल ब्लोअर्स को। और पृथ्वीराज चौहान उस समय पर्सनल मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए, और उन्होंने पेश किया और वह इंट्रोड्यूस हुआ है। और इंट्रोड्यूस होकर के उनके पास गया है, अपनी स्टैंडिंग कमेटी के पास। हाँ, और रिपोर्ट आ गई है लॉ एंड जस्टिस की। लेकिन चाहे लॉ नहीं बना है अभी तक, लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार जो है उसने कैबिनेट में उसको अप्रूव किया है। और अप्रूव करने के बावजूद जिन लोगों ने 2008 में ये जो कांड हुआ ब्राइबरी का, वोट खरीद करके और सरकार को बचाने के लिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट को, हाँ, कैश फॉर वोट्स स्कैंडल, जो सबसे कैश फॉर वोट्स स्कैंडल जिसको कहते हैं, उस पर जिन्होंने विसल ब्लोइंग का काम किया, हमारे 3 सांसदों ने, जिनमें से 2 सांसद अब नहीं हैं, एक है, और हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता ने उन लोगों को जेल में भिजवाना, विसल ब्लोअर्स को। ये जो चीज़ सारी है वो सारी एक प्रकार के नैतिक गिरावट के लक्षण है। उससे केवल मात्र हमारा पॉलिटिक्स बदनाम नहीं होता है, लोकतंत्र बदनाम होता है कि यहाँ पर कोई सरकार जीतती भी इस प्रकार से है, ऐसे धंधे करके, ऐसे ब्राइबरी करके। मैं इस सारी यात्रा में इन सब बातों को बल दूंगा, लेकिन सबसे अधिक बल अगर किसी बात पर दूंगा तो कोशिश करूंगा कि हमारा विदेशों में जो धन है वह वापस कैसे आए, देश के विकास के लिए कैसे लगे। मुझे पता लगा है कि कई नाम इनके पास आए हैं सरकार के पास कि जिन जिन का
धन विदेशी बैंकों में जमा है और कोर्ट ने भी एक आध बार पूछा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इस दबाव को बढ़ाएं कि जो नाम सरकार को प्राप्त हुए हैं वो सार्वजनिक किए जाए, वो बताए जाए सब। सुना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी जानकारी नहीं है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आप इसके आधार पर छानबीन करिए, क्वाइटली करिए। मैं नहीं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। अच्छा तो ये होगा, एक बार पहले भी मैंने मांग की थी कि ब्लैक मनी इन फॉरेन टैक्स हेवन्स, उसके बारे में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाए तो उपयुक्त तो होगा कि अब तक सरकार ने क्या क्या किया है, क्या क्या कदम उठाए हैं। क्योंकि कई बार कहते रहते हैं कि हम ये कदम उठा रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, और डबल टैक्सेशन ट्रीटीज की है। सुना है कि उसमें उन्होंने व्यवस्था की है कि 2012 से पहले के कोई भी नाम बताने न पड़े। मुझे नहीं पता, अच्छा होगा। हाँ, कहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड नाम ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि सामने ना आए, इसीलिए ये सारा संकोच है। मैं नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि कुल मिलाकर के देश में जो अनास्था पैदा हुई है वह अनास्था दूर करके भारत में बहुत गुंजाइश है। भारत स्वतंत्र जब हुआ था, जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, खास करके अरविंद घोष जैसे, वो तो उनको लगता था कि बस एक बार अंग्रेज यहाँ से चला जाए, भारत को स्वराज्य मिल जाए, तो कुछ ही सालों में देश में गरीबी नहीं होगी, देश में अशिक्षा नहीं होगी, देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बेघर हो, बेरोजगार हो, ये सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन 60 साल के बाद भी अगर देश का पिछड़ापन गया नहीं है और पीछे हुए हैं, तो उसके दो कारण हैं। एक, अच्छा शासन और साफ सुथरी राजनीति, ये दो चीज़ें सबसे प्रमुख हैं और उनके लिए यह यात्रा है। और यात्रा के माध्यम से मेरा अनुभव कहता है कि बहुत बड़ा वर्ग समाज का वह राजनीतिक पार्टियों के रैलीज में नहीं आता। और हाँ, ये जो यात्रा है वो राजनीतिक पार्टी को जनता के पास ले जाती है। ऐसे गांव है कि जो टेलीविजन भी नहीं देखते क्योंकि वहां पर बिजली नहीं, वहां के लोगों के पास भी यात्रा जाती है। और मुझे खुशी है कि मेरे साथियों ने जो इस बार की मेरी यात्रा की योजना बनाई है वह काफ़ी कवर कर सकेंगे, काफ़ी अच्छा। कुल मिलाकर के 38 दिन, हाँ 23 राज्यों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन 38 दिन तक लगातार यह यात्रा चलेगी। और जिसमें इस बार मैं नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकूँगा, आसाम में और अरुणाचल में। बाकी तो मुझे कहना नहीं, क्योंकि चाहूँगा कि लोकपाल प्रभावी बने। जुडिशरी में मेरा जुडिशरी से संबंध नहीं है, हमारे अरुण जेटली जी का सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग बदनाम बड़े होंगे, लेकिन चिंता पैदा करती है जब भ्रष्टाचार हम जुडिशरी में देखते हैं, तो वो चिंता पैदा करता है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं, हम तो ये मानते थे कम से कम कुछ साल पहले तक तो हायर जुडिशरी के बारे में कभी कोई संदेह भी नहीं पैदा करता था। आज शायद वो स्थिति नहीं है, मैं नहीं जानता, ही नोज बेटर। बट इसीलिए उस संदर्भ में भी जो सुधार हमको चाहिए वो सुधार करने के लिए संसद में हम कोशिश करेंगे, लगातार करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने किए हैं, अपने समय में भी किए हैं, अनेक हुए हैं, लेकिन कमी है। और ख़ास करके
मनी पावर का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार इलेक्शंस में और क्रिमिनलाइजेशन इलेक्शंस में, ये कुछ पहलू हैं जिन पहलुओं के बारे में चिंता करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है हर चीज़ का, बाकी बहुत सारा काम तो हमारे सांसदों को, हमारी संसदीय दल को और हमारे विशेषकर इन मेरे पास बैठे हुए दोनों नेताओं को, इनको बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में इन सब पहलुओं पर जिनका मैंने जिक्र किया अभी और जिनको कि मैं यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, उनको संसद में हम उठाएंगे। हाँ, परिचय। बिहार में विरोध करेंगे। मुझे नहीं पता क्या विरोध करेंगे, अब क्या आलोचना करते हैं मैं सुनूंगा, जवाब दूंगा। विकास पाठक, हिंदुस्तान टाइम्स। I have already said it that we even when we discussed this with the Anna Hazare team, we pointed out what we think is would be the right course to deal with corruption in the judiciary or lack of accountability in the judiciary. Something we have in mind, I have mentioned it briefly. And I can say that one other factor in which the NDA governments have taken an initiative is the need to ensure that public welfare schemes of the government are implemented properly and in time, and there is no delay. And in that regard, provisions made by Madhya Pradesh and Bihar, etc., and some other, हमारी इंडिया कोई और हिमाचल ने भी बना दिया है, because that was one point where we differed with the Anna team. They had conceived that if there is delay in any public welfare scheme because of the bureaucratic red tape, etc., that would be deemed corruption. We said it would not be fair to regard it as corruption, because they had proposed that that officer would be jailed, imprisoned for 6 months. We said no, we don't agree with that, and our approach in this regard is that they should be penalized, and that penalty should go to the people who have suffered because of that day. And they agreed subsequently. Smita Mishra from Bhaskar. मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुनौती देती तो हमसे क्यों डिस्कस करती। हमसे बहुत जिसको कहे अच्छा पर्पसफुल डिस्कशन हुआ, जिसमें उन्होंने जितनी सारी बातें हमसे हुई डिटेल्स में सुषमा जी और अरुण जी हाउस में भी बता चुके हैं, तो मुझे संतोष है। मैं तो समझता हूँ कि उसके कारण भी देश में एक सही वातावरण पैदा हुआ है
in favor of probity in public life. जयप्रकाश नारायण जी अपने आंदोलन के दौरान चुनाव सुधारों की चर्चा में राइट टू रिकॉल की बात करते थे। आज अन्ना हजारे जी राइट टू रिकॉल के साथ साथ राइट टू विजिट की भी बात कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये सारे डिटेल्स की बातें हैं, उन पर कई बार चर्चा हुई है, अभी भी चर्चा हो सकती है जब भी सवाल आएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इज नेसेसरी, दो इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट there is hardly any country in the world, certainly not a large country as India, as large as India or of similar size, where the right of recall is there. It's not simple. All these practical considerations have to be borne in mind. महुआ Even if there were no yatra, if there is any state which is governed by the BJP or any NDA partner, and we come to know of it, we deal with it. We deal with it. ऐसा नहीं कि हम इग्नोर करते। जहाँ पर भी होता है हमारा कर्तव्य है, यात्रा हो कि ना हो, भ्रष्टाचार को डील करना अगर है हमारे यहाँ पर। आखिर तो इतने लेवल्स हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सालों से खास करके नगर पालिकाओं में, कॉरपोरेशंस में हमको कितना भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। वी डील विथ इट। सुमित पांडे, Not for the first time. If you were to follow even our joint all-party meetings that we conducted, in all respects we said anyone who raises the issue of corruption and stresses probity in public life, he does it through Lokpal, or this is the kind of Lokpal that we need, etc. Howsoever he does it, we supported it. So it's not the first time that I've said it. Pointed out even then that there was a difference between what Jayaprakash ji did and what is now being done. Jayaprakash ji not only first mobilized the students and had an anti-corruption campaign in Bihar on the lines of what was happening in Gujarat those days. मैं आपको अगर बताऊं, कल अगर जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर और बिहार से शुरू करने का कारण है तो उसमें ये भी है कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो पहला परिवर्तन आया वह जयप्रकाश जी के आंदोलन के कारण आया। 1974-75 में उन्होंने शुरू किया। ये ठीक है कि साइमल्टेनियसली वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया जिसके कारण इमरजेंसी हो गई, और इसीलिए इमरजेंसी के खिलाफ माने लोकतंत्र के पक्ष में भी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वो परिवर्तन आया, which brought about a change of government in 77 for the first time in the history of India, फ्री इंडिया के पहला जो नई दिल्ली में परिवर्तन आया वो 77 में आया, जयप्रकाश जी के नेतृत्व के कारण आया। तो लेकिन हाँ, जयप्रकाश जी understood the importance of political parties and therefore he mobilized the support of all political parties against corruption and in favor of democracy. He did not ignore them कि मेरे यहाँ पर political party कोई नहीं आएगी, never did it. Upadhyay Times Now. Madhya Pradesh, that is in the center, that is at the center. In Madhya Pradesh, we have brought in a law which is called public services, जो public service delivery system. It's a central law. It should be a central law. वैसे हम चाहे तो स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बेसिकली मैं मानता हूँ कि सेंट्रल लॉ सारे देश के लिए अप्लाई हो, वो अच्छा हो ज़्यादा। जस्ट एज ऑल इलेक्टोरल लॉज आर जनरली सेंट्रल लॉज, दो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल बॉडीज देयर आर सेपरेट इलेक्शन लॉज। I heard it for the first time.
हमारे यहाँ तो कभी कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं, लेकिन उनकी उनकी इतनी चिढ़ हो गई है उनसे क्या। अभी तो कोई चर्चा शुरू ही नहीं हुई, होने दो। आपका ये है क्या संजय जोशी को लेकर नरेंद्र मोदी पार्टी से नाराज है? देखिए, पार्टी को कई प्रकार के सवालों से डील करना पड़ता है, वो डील करती रहती है। मैं तो एक अभी देख करके इस सवाल को क्या 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 किसी एक चैनल पर आ रहा है, आई वाज सरप्राइज माई सेल्फ। और मेरी तो कोई नरेंद्र मोदी से कल परसों में कोई बात भी नहीं हुई, और फिर भी पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अमित, न्यूज 24। टेलीविजन चैनल से मैं स्वयं पत्रकार रहा हूँ। कंपटीशन बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड द टेलीविजन and the proliferation of television channels has made some of us of the journalist fraternity unmindful of checking facts. I wish this should not happen. मुझे बहुत दुख होता है, मैं पत्रकार स्वयं हूँ। इस बारे में भी एक खबर छपी है वहां पर, रूपाला जी के नाम से मैंने देखा। और इस विषय में कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा आएगी, मैं बहुत निश्चित रूप से वहां पर हूँगा। I do not know in what context he said that, and I think Parliament is the highest authority of the representative of the people. हाँ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय पार्टी करेगी जब इलेक्शन आएगा। ये कोई निर्णय अभी थोड़ी, अभी तो कम से कम अभी तो 3 साल पड़े। और हाँ, ये बात अलग है कि इस सरकार ऐसी चलाई है कि आम आदमी लगता है कि कहीं किसी समय गिर जाए, और यहाँ दूसरे आदमियों को इसी में लगता है कि क्या इसको 3 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतने दुखी हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हुए भी फैक्ट ये है कि निर्णय पार्टी करेगी कि भाई कौन हमारा नेता होगा। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि मुझे नहीं स्मरण आता कि किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के और राजनीतिक मांग को लेकर के और इतनी संख्या में सुसाइड्स हुए हों। दिस इज परहैप्स वन एग्जाम्पल वेयर फॉर द सेक ऑफ तेलंगाना more than 600 persons have committed suicide, and yet there seems to be a tendency on the part of the government to disregard the issue. It's shocking really. मैं तो कल ही किसी से पूछा कि ये क्या एग्जैजरेटेड फिगर है, क्योंकि पहले तो अभी तक फार्मर्स के सुसाइड सुनते थे बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ये जो है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम, इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंग्विश ओवर अ डिमांड नॉट बीइंग मेट। आई एम सॉरी, हाँ, अभी मुझे सूचना मिली जगजीत सिंह जी का स्वर्गवास हुआ। समझता हूं कि बहुत बड़ी क्षति है देश की क्षति है, संगीत के क्षेत्र की क्षति है, कला के क्षेत्र की क्षति है। बहुत कम ऐसे लोग, कोई होगा नहीं दूसरा, कि जिसने गज़ल को और आम जनता तक इस प्रकार से पहुंचाया प्रभावी रूप से जितना जगजीत सिंह जी ने पहुंचाया। ये बात अलग है कि उनकी जो संगीत कला थी वह केवल गज़ल के क्षेत्र में नहीं थी, भजन के क्षेत्र में भी थी, सामान्य संगीत के क्षेत्र में भी थी। एक असाधारण व्यक्तित्व थे और
लगभग 70 वर्ष की उनकी आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। बहुत शोक की बात है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।